अगले ही दिन लैन वांगजी को कमरे से बाहर आने की इजाजत मिल गई। नाश्ते की मेज पर जैसे ही दोनों पहुंचे, सबने उन्हें घेर लिया। बच्चे तो खुशी के मारे लैन वांगजी के कपड़ों से ही लिपट गए। खासकर छोटा आ युआन उनके पैर को पकड़कर ऐसे बैठ गया जैसे अब कभी दूर नहीं होगा। माहौल को थोड़ा शांत कराते हुए वेई यिंग ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, सुनो सब, मैं बच्चों और शागिर्दों को गोद अडॉप्ट ले रहा हूं। जो भी वेई क्लैन का हिस्सा बनना चाहता है उसका स्वागत है। बच्चे पहले तो थोड़ा उलझ गए, लेकिन जब लैन वांगजी ने उन्हें प्यार से समझाया कि अब वे सब एक ही परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। नाश्ते के बाद वेई यिंग ने आचिंग को एक तरफ ले जाकर कहा, शाओ शिंगचेन और सोंग जिचेन तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने पिता के रूप में कबूल करोगी? ये सुनकर आचिंग इतनी भावुक हो गई कि उसने अपना चेहरा लैन वांगजी के कपड़ों में छुपा लिया और बिना कुछ बोले सीधे सोंग जिचेन के कमरे की तरफ भाग गई। वेन परिवार इस फैसले से बहुत खुश था। दादी ने फौरन पंचांग निकाला और 5 हफ्ते बाद का एक शुभ दिन तय कर दिया। रस्म बहुत सादी होनी थी। वेई यिंग बच्चों को नए नाम देंगे, फिर सब पूर्वजों के सामने झुककर दुआएं मांगेंगे। लेकिन वेन परिवार एक शानदार दावत और बच्चों के लिए नए कपड़ों की तैयारियों में जुट गया। तैयारियों के शोर के बीच लैन वांगजी ने देखा कि आ युआन खुद को इस रस्म का हिस्सा मानकर बेहद खुश था, लेकिन उनके मन में एक घबराहट थी। उन्होंने वेई यिंग, वेनचिंग और दादी को एक तरफ ले जाकर कहा, आ युआन के तो अपने रिश्तेदार हैं, उसकी दादी भी हैं, क्या उसे गोद लेना सही होगा? वेनचिंग ने उनकी बात काटकर कहा, क्या फर्क पड़ता है लैन झान, रहेगा तो वो यहीं हमारे पास, मैं उसकी सेहत का ख्याल रखूंगी, दादी खाना बनाएंगी, नाम बदलने से हमारा रिश्ता थोड़े ही बदल जाएगा। लैन वांगजी समझ गए कि वेन परिवार अब अपने अतीत के भारी नाम से आगे बढ़कर बच्चों को एक सुरक्षित और महफूज भविष्य देना चाहता है, जहां वे वेई नाम के साथ दुनिया में सिर उठाकर जी सकें। उन्होंने मुस्कुराकर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। शाम को वेई यिंग ने उत्साह से कहा, मैं इस रस्म के मौके पर अपने तीसरे बड़े शागिर्द को एक रूहानी तलवार तोहफे में दूंगा। बाओशान सांड्रेन की किताब की मदद से आम तलवार को जादुई तलवार में बदला जा सकता है। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लैन वांगजी ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम बाकी बच्चों के लिए भी खजाने से खूबसूरत किताबें और नायाब तोहफे चुनेंगे, लेकिन पहले तुम्हें कुछ दिन और आराम करना होगा, वेई यिंग ने लाड से टोकते हुए कहा। लैन वांगजी ने मुस्कुराकर वादा किया। दोनों जानते थे कि इस खुशी के बाद अब उन्हें शाओ शिंगचेन और सोंग जिचेन से जिन क्लैन के बढ़ते खतरे पर संजीदा बात करनी होगी। दोपहर के खाने के बाद लैन वांगजी और वेई यिंग अपने मेहमानों शाओ शिंगचेन और सोंग जिचेन के साथ कमरे में आए। वेई यिंग ने दीवारों पर प्राइवेसी ताबीज टैलिस्मैन्स लगाए ताकि बाहर कोई उनकी बातें न सुन सके। सब चाय के लिए मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। लैन वांगजी ने देखा कि सोंग जिचेन की सेहत अब काफी बेहतर थी, पट्टियां हट चुकी थी और आंखों की धुंधलाहट के बावजूद वो पास की चीजें देख पा रहे थे। उन्होंने बिना एक बूंद गिराए सबके लिए चाय परोसी। दूसरी तरफ शाओ शिंगचेन पहले से कुछ कमजोर और फिक्रमंद लग रहे थे और उनकी नजरें अपने हमसफर से हट नहीं रही थीं। शाओ शिंगचेन ने लैन वांगजी की तरफ देखकर गर्मजोशी से कहा, आपको ठीक होते देख हमें बेहद खुशी हो रही है। हम दोनों आपके लिए बहुत परेशान थे। लैन वांगजी ने अदब से सिर झुकाकर कहा, वेनचिंग और मेरे शौहर ने बहुत मेहनत की है। हाँ, कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, सोंग जिचेन ने वेई यिंग की तरफ देखते हुए तंज किया। वेई यिंग ने एक ठंडी आह भरी और लैन वांगजी के कान में फुसफुसाए, तुम सही थे। इन्होंने आंखों के ट्रांसप्लांट के लिए साफ मना कर दिया। सोंग जिचेन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, कम से कम तुमने मुझसे पूछना मुनासिब समझा, वरना मुझे तो डर था कि तुम मुझे बेहोश करके जबरदस्ती ये ऑपरेशन ही ना कर दो। वेई यिंग ने थोड़ा झेंपते हुए हंसकर कहा, अरे भाई, अब मैं सुधर रहा हूं। अपनी हर योजना पहले अपने शौहर को बताता हूं और उनके फैसले के आगे सिर झुका लेता हूं। ये सुनकर सोंग जिचेन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, वरना मुझे तो फिक्र थी कि लैन वांगजी कहीं तुम्हें सोते में ही ना निपटा दें। सोंग जिचेन की इस बात पर वेई यिंग के गले में चाय अटक गई और लैन वांगजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। माहौल को थोड़ा संजीदा करते हुए शाओ शिंगचेन ने लैन वांगजी से कहा, हंगुआंग जुन, हमें पहले वेई वुशियान की इस शादी की असली वजह नहीं मालूम थी। अगर पता होती तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। उन्होंने वेई यिंग को टोकते हुए कहा, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वेई यिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर मैं बता देता तो क्या आप लोग मुझे ऐसा करने देते? मुझे पता है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, सब मुझे डांट चुके हैं। शाओ शिंगचेन ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, बात बेवकूफ़ी की नहीं है। जिन प्लान के इरादे ठीक नहीं हैं और हमें मिलकर कुछ करना होगा, लेकिन किसी अनजान शख्स को जासूस या कातिल समझकर उससे शादी कर लेना। उन्होंने मुस्कुराकर लैन वांगजी की तरफ देखा। खैर, हमें खुशी है कि आप लैन वांगजी के बारे में गलत थे और वो हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा अजीज इंसान निकले। लैन वांगजी को ये जानकर दिली सुकून मिला कि ये दोनों नेकदिल कल्टीवेटर्स उन पर पूरा भरोसा करते हैं।
लेकिन ये हंसी मजाक का माहौल ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि सब जानते थे कि वे यहाँ किस गंभीर मसले पर बात करने इकट्ठा हुए हैं। चाय का कप रखते हुए सोंग जिचिन ने कमरे में पसरी खामोशी को तोड़ा और बेहद संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जिन क्लैन को अब तक पता चल चुका होगा कि शुए यांग मारा गया है? वे यिंग ने चाय दोबारा परोसते हुए एक गहरी और तेज मुस्कान बिखेरी। खैर, मैंने तो उन्हें नहीं बताया। उन्होंने खिड़की की तरफ देखते हुए कंधे उचकाए। शायद वे सोच रहे होंगे कि शुए यांग का ध्यान कहीं और भटक गया या वो यहाँ आने से पहले कहीं और तबाही मचा रहा है। जब वो लौटकर नहीं जाएगा तब उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। चाय का एक बड़ा घूंट भरकर उन्होंने आगे कहा, लेकिन वे फौरन कुछ नहीं करेंगे। सर्दी का मौसम है, पहाड़ों पर चढ़ना वैसे ही मुश्किल है। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम चौकन्ने हैं, इसलिए अगला हमला वे बाहर या गर्मियों के मौसम में ही करेंगे। लैन वांगजी खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। वे यिंग का सोचना बिल्कुल सही था। जिन क्लैन को जब अपने जासूस की मौत का पता चलेगा तो वे कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। वे यिलिंग पैट्रियार्क पर इतनी जल्दी दोबारा हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। वे बाहर के आने का इंतजार करेंगे, अपनी ताकत जुटाएंगे और नई साजिशें बुनेंगे। सोंग जिचिन का चेहरा इस सोच से भारी हो गया। दुश्मन के वार का हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करना वाकई तकलीफदेह था। शाओ शिंगचेन ने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या वे कोई दूसरा कातिल भेजने का खतरा मोल लेंगे? वे यिंग ने गर्दन हिलाकर मना किया, शायद नहीं। वे कई बार कोशिश कर चुके हैं और हर बार नाकाम रहे। दफन पहाड़ियों, ब्यूरियल माउंड्स में अब वे किसी को नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके दिमाग में और क्या खिचड़ी पक रही है ये कहना मुश्किल है। लैन वांगजी चाय के बर्तनों को देखते हुए अतीत की कड़ियों को जोड़ने लगे। वेन रुओहान के खिलाफ हुई जंग ने पूरी कल्टीवेशन दुनिया को कमजोर कर दिया है। ज्यादातर क्लैन अभी खुद को दोबारा संभालने में जुटे हैं। किसी के पास इतनी दौलत या कल्टीवेटर्स नहीं है कि वे सीधे तौर पर जंग का ऐलान कर सकें। चांग क्लैन ने अपने कई लोग खो दिए थे और वे अपनी बची कुची दौलत तबाह हुई इमारतों को बनाने में लगा रहे थे। खुद लैन वांगजी का अपना क्लैन और निये क्लैन भी इस जंग में भारी नुकसान उठा चुके थे। कई छोटे क्लैन तो पूरी तरह खत्म ही हो गए थे। इस पूरी तबाही में सिर्फ जिन क्लैन ही ऐसा था जो महफूज रहा, क्योंकि जिन गुआंगशान ने अपने कल्टीवेटर्स को कभी जंग के मैदान में आगे किया ही नहीं था। निये मिंगजुए अक्सर उनकी इस बुजदिली पर गुस्सा करते थे। जिन क्लैन की दौलत और ताकत वैसी ही बनी हुई थी और वे इसका फायदा उठाकर कमजोर पड़ चुके क्लैन पर अपना दबदबा बना रहे थे। फिर भी वे अकेले यिलिंग पैट्रियार्क के खिलाफ जंग लड़ने की हैसियत नहीं रखते थे। तो मैं आपके लिए एक छोटा दुश्मन हूँ? शुक्रिया मेरे प्यारे शौहर। वे यिंग ने मजाक में लैन वांगजी के आगे सिर झुकाया। तो क्या मैं खुद को एक बड़ा दुश्मन समझूं? लैन वांगजी ने एक ठंडी सांस ली। वे यिंग मजाक कर रहे थे, लेकिन बात गंभीर थी। तुमने वेन रुओहान की पूरी फौज को पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया था। जिन क्लैन ये अच्छी तरह जानता है। वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं और सीधे मुकाबले में तुम्हें कभी नहीं हरा सकते। लैन वांगजी को इस बात पर हैरत भी थी कि जिन क्लैन ने इस वक्त वे यिंग से दुश्मनी मोल क्यों ली, जब पूरी दुनिया जंग के घावों को भर रही थी। लेकिन शायद जिन क्लैन के सामने ये एक सुनहरा मौका था। वे यिंग की खौफनाक ताकत को सबने देखा था। अगर जिन क्लैन लोगों के मन में वे यिंग के खिलाफ डर और शक पैदा कर दे तो वे खुद को पूरी कल्टीवेशन दुनिया का मसीहा और लीडर साबित कर सकते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो लोग वे यिंग को अपना रक्षक मान लेते। जिन गुआंगशान को अगर सत्ता हासिल करनी थी तो वो और इंतजार नहीं कर सकता था। वे यिंग ने मेज पर उंगली थपथपाते हुए कहा, मान लो अगर जिन गुआंगशान मर जाता है। ये सुनते ही शाओ शिंगचेन चौंके और सोंग जिचिन ने अपना कप रख दिया। वे यिंग ने फौरन मासूमियत से हाथ उठाए। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, कोई साजिश नहीं रच रहा। अफवाह है कि वो बहुत बीमार है, क्या ये सच है? उन्होंने लैन वांगजी की तरफ देखा। लैन वांगजी ने संजीदगी से कहा, मुझे पक्का नहीं मालूम। जंग के दिनों में जिन गुआंगशान हमेशा मोर्चे पर आने से बचते थे, जिसके लिए निये मिंगजुए उन्हें कायर समझते थे। लेकिन अगर वो वाकई किसी गंभीर बीमारी को छुपा रहे थे तो उनका ये बर्ताव समझ आता था। लैन वांगजी अब तक यही सोचते आए थे कि जिन गुआंगशान सिर्फ एक खुदगर्ज और बुज़दिल इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद करने से पीछे हटते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर ये सावधानी पूरी तरह से उनके स्वभाव के मुताबिक थी, लेकिन शायद उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी लैन वांगजी ने सोच रखी थी। उनका गोल्डन कोर कभी भी बहुत मजबूत नहीं था। लैन वांगजी ने अपनी चाय को देखते हुए कहा, वेन रुओहान की हार के बाद उन्होंने चीफ कल्टीवेटर का पद संभाला, लेकिन सब जानते थे कि ये उनकी दौलत और रुतबे की वजह से था, कल्टीवेशन की काबिलियत की वजह से नहीं। वे कुछ पल के लिए रुके। जिन गुआंगशान ऐशो आराम में डूबे रहने वाले इंसान हैं, शायद इसी वजह से उनका जिस्म कमजोर हो गया हो। उनके शौहर ने तंजिया अंदाज में सांस छोड़ी और लैन वांगजी उन्हें गलत भी नहीं मान सकते थे। जिन गुआंगशान की अय्याशी एक खुला राज थी। शराब और औरतें उनकी कमजोरी थीं और वे दोनों में ही हद से ज्यादा डूबे रहते थे। अब वे अपने 50 के दशक में थे
और दशकों की इस बेतिहाली ने अगर उनकी सेहत बिगाड़ दी थी तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं थी। वेई यिंग ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। उनके इस बेटे के बारे में क्या ख्याल है? कोई उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। उन्होंने इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो इन साजिशों के बारे में कितना जानता है? लैन वांगजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जिन जिक्सुआन को ज्यादा नहीं जानता। क्लाउड रिसर्च की पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच मुश्किल से 10 बातें हुई थीं। जिन जिक्सुआन भी लैन वांगजी की तरह ही अलग थलग और खामोश मिजाज के थे। उन्हें महफिलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता जंग शुरू होने पर उन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी बहन का मान रखा। अपने वालिद के उलट वे मैदान से कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि जख्मियों की मदद की और रसद का इंतजाम किया। ऐसा करते वक्त उनके चेहरे पर एक झिझक होती थी, जैसे उन्हें अपने कबीले के मतलबी बर्ताव पर शर्मिंदगी हो। मुझे कभी नहीं लगा कि वो अपने वालिद के करीब हैं। उनका मिजाज धोखेबाज या जालिम नहीं है, लैन वांगजी ने कहा, लेकिन उनके कजिन का है। जिन्न जिक्सुन? सोंग जिचेन ने बात आगे बढ़ाई। लैन वांगजी ने हामी भरी। जिन्न जिक्सुन को दुश्मनों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था। वो भी अपने चाचा की तरह शराब, जुए और औरतों का शौकीन था और शुरू से ही दूसरों पर धौंस जमाने का आदी था। वे यिंग ने सोच में डूबे हुए अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। और जिन जिक्सुआन के सौतेले भाई का क्या? मैंने सुना है कि जिन्न गुआंगशान उन्हें अपनाने और कबीले में जगह देने की सोच रहे हैं। लैन वांगजी ने सिर हिलाया। मुझे पुख्ता तौर पर नहीं मालूम। मेरे भाई ने बताया था कि मेंग याओ कोई टॉवर गए हैं। जिन गुआंगशान ने वादा तो किया है, लेकिन शायद अभी रस्में नहीं हुई हैं। लैन वांगजी को ये सोचकर ही अजीब लगा। जिन गुआंगशान की आदत थी कि वे उम्मीद जगाकर काम टालते रहते थे, ताकि सामने वाला अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनके इशारों पर नाचता रहे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेंग याओ पर भरोसा नहीं है, वेई यिंग ने नरमी से याद दिलाया। लैन वांगजी झिझके, लेकिन अब वे सच नहीं छुपाना चाहते थे। हाँ, मुझे नहीं है। शियाओ शिंगचेन और सोंग लैन ने एक दूसरे को देखा। वेई यिंग ने थोड़ा झुकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे भाई तो उन पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने सुना है कि वे मेंग याओ से कसम खाकर भाई का रिश्ता जोड़ने वाले हैं। लैन वांगजी के दिल में एक और कड़वाहट जाग उठी। उनके भाई लैन शिखेन ने खतों में इसका जिक्र किया था। कबीले के बुजुर्ग इस बात से सख्त नाराज थे कि उनका बड़ा बेटा एक मामूली बैकग्राउंड के लड़के से ऐसा रिश्ता बना रहा है, लेकिन शिखेन उनके सीधेपन और लाचारी की वजह से पिघल गए थे। वे हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लैन वांगजी ने एक गहरी सांस ली। और मेंग याओ ने पहली ही मुलाकात में उन पर गहरा असर छोड़ा था। वो कैसे? वेई यिंग पूरी तरह लैन वांगजी की तरफ मुड़ गए। सबकी नजरें खुद पर टिकती देख लैन वांगजी को थोड़ी उलझन हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मेंग याओ बेहद ज़हीन और चालाक हैं। शुरुआत में उन्हें अपनों से दुत्कार और कड़े इम्तिहान मिले, क्योंकि उनका गोल्डन कोर कमजोर था। मेरे भाई हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, और जब उन्होंने मेंग याओ की ये बेबसी देखी तो उनका दिल पसीज गया। लैन वांगजी ने अपनी चाय का प्याला एक तरफ रखते हुए कहा, मेरे भाई को मेंग याओ से हमदर्दी थी। वे उनके टैलेंट की कद्र करते थे और नहीं चाहते थे कि खराब बैकग्राउंड की वजह से उनका हुनर बर्बाद हो। जंग से पहले मुझे भाई का ये इंसाफ पसंद था, लेकिन जंग के दौरान मैंने मेंग याओ का एक अलग ही रूप देखा, उनका लालच और दोहरी फितरत। वेई यिंग ने एक ठंडी सांस ली और मेज थपथपाते हुए बोले, चालाक, समझदार और अपने वालिद की नजरों में आने के लिए बेताब। ये मेल बिल्कुल अच्छा नहीं है। लैन वांगजी भी इस बात से वाकिफ थे। मेंग याओ जैसा इंसान अपनी मंजिलों को पाने के लिए हाथ गंदे करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। शियाओ शिंगचेन ने नरमी से टोकते हुए कहा, लेकिन ये सब तो सिर्फ अंदाजा है। बिल्कुल। वेई यिंग अपनी जगह से उठकर कमरे में टहलने लगे। उन्होंने मेज पर रखा एक पेपरवेट हाथ में लिया और उसे हवा में उछालते हुए बोले, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता, एक ऐसा बेटा जिसे बाप ने कभी हक न दिया हो, जिसे कबीले और तरक्की से दूर रखा गया हो, तो खुद को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरता। शायद अपने वालिद के इशारे पर किसी का कत्ल भी कर देता। लैन वांगजी का दिल बैठ गया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें अंदर से यकीन था कि वेई यिंग सच कह रहे हैं। जिन गुआंगशान अकेले इतनी साजिशें नहीं रच सकते थे, उन्हें किसी वफादार मददगार की जरूरत थी, और मेंग याओ के पास अपने वालिद का साथ देने के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं था। जंग के दौरान भी उन्होंने जासूसी की थी और एक कमांडर की जान ली थी, जिसे नी मिंगजुए आज तक नहीं भूले थे। सोंगलैन ने गंभीर होकर कहा, फिर तो जिन जिक्सुआन को बहुत संभल कर रहना होगा। ये सुनते ही वेई यिंग की आंखों में चमक आ गई। वे फौरन अपनी सीट पर वापस लौटे और आगे झुकते हुए बोले, ये बहुत दिलचस्प बात है। जब मेंग याओ को कबीले का नाम मिल जाएगा तो वो भी गद्दी की कतार में आ जाएंगे। मान लो जिन गुआंगशान की मौत हो जाती है और उनके साथ ही जिन जिक्सुआन भी मारे जाते हैं, तो वो कोई कुदरती मौत नहीं होगी। लैन वांगजी ने बीच में ही कहा। वेई यिंग ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रखा।
तुम्हें नहीं लगता कि 20 साल का एक तंदुरुस्त नौजवान अचानक मर सकता है? मेरे शौहर का दिमाग कितना शक्की है। लैन वांगजी ने उनकी इस नौटंकी पर सिर्फ एक ठंडी सांस ली और कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई इसे साजिश ही समझेगा। जिन जिक्सुआन का गोल्डन कोर बहुत मजबूत था और वे किसी भी किस्म की अय्याशी से दूर रहते थे। जंग खत्म हो चुकी थी और वे जब भी बाहर जाते उनके साथ कल्टीवेटर्स की एक पूरी फौज होती थी। ऐसे में उनके साथ कोई हादसा होना नामुमकिन था। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो यकीनन एक सोची समझी साजिश होगी। वे यिंग ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोले, अगर ऐसा हुआ तो जिन्न कबीले को उस कत्ल का इल्जाम मढ़ने के लिए किसी न किसी बलि के बकरे की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने खुद की तरफ इशारा करते हुए एक नाटक किया। सोंग जिचेन ने दिलचस्पी से अपनी भौहें उठाईं, लेकिन शियाओ शिंगचेन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? वे यिंग ने चाय की एक और चुस्की लेते हुए आह भरी। खौफनाक यिलिंग पैट्रियार्क, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है और पल भर में सेनाएं तबाह कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर कल को जिन जिक्सुआन का कत्ल होता है तो इल्जाम मढ़ने के लिए मुझसे बेहतर बलि का बकरा और कौन होगा? दुनिया को मेरे खिलाफ भड़काना सबसे आसान काम है। सोंग जिचेन ने शियाओ शिंगचेन की तरफ देखा और कहा, हमने सफर के दौरान लोगों को ऐसी बातें करते सुना है। वे सचमुच तुम्हें एक विलेन की तरह देखते हैं। लैन वांगजी ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वे यिंग के चेहरे पर इस कड़वे सच को लेकर कोई हैरानी नहीं थी। जिन जिक्सुआन के बाद गद्दी का अगला हकदार कौन है? वे यिंग ने पूछा। लैन वांगजी ने फौरन जवाब दिया, उनका कजिन जिन जिक्सन और फिर उनके बच्चे। लेकिन अभी तो दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई है। वे यिंग की नजरों में गहरी सोच थी। लैन वांगजी ने ना में सिर हिलाया। जिन जिक्सुआन की शादी अगले साल तय थी, लेकिन वारिस आने में अभी वक्त था। मेंग याओ के पास इन सब को रास्ते से हटाने के लिए पूरा 1 साल था। मान लो अगले साल खबर आती है कि जिन गुआंगशान, उनका बेटा और भतीजा सब यिलिंग पैट्रियार्क के हाथों मारे गए। वे यिंग ने झूठा दुख जताते हुए कहा, तो क्या मेंग याओ खुद को लीडर घोषित कर देगा? कमरे में मौजूद तीनों लोगों की नजरें फिर लैन वांगजी पर टिक गईं। कोई दूसरा सीधा वारिस न होने की वजह से ऐसा मुमकिन है, लैन वांगजी ने कड़वाहट से कहा। हालांकि वे एक नाजायज औलाद हैं, लेकिन जिन गुआंगशान उन्हें अपना चुके हैं। जल्द ही उन्हें कबीले का नाम भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बाकी कबीले उनका साथ देंगे? मेंग याओ ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त कबीले से दूर बिताया था, इसलिए उनके पास वफादारों की फौज नहीं थी। ज्यादातर लीडर्स उन्हें हिकारत से देखते थे, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। मेरे भाई उनका साथ देंगे, लैन वांगजी ने धीमी आवाज में कहा। वे यिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। मशहूर जेवू जुन का साथ मिलना बहुत बड़ी बात है, और कबीले के लीडर नी मिंगजुए का क्या ख्याल है? लैन वांगजी ने सोचकर सिर हिलाया। वे मेंग याओ को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने सुना है कि वे तीनों कसम खाकर भाई बनने वाले हैं। वे यिंग ने पूछा। हाँ, वे इस पर विचार कर रहे हैं, लैन वांगजी ने हामी भरी। उनके भाई लैन शिखेन इस रिश्ते को लेकर बहुत संजीदा थे। वे मानते थे कि इस अटूट गठबंधन से कबीलों के बीच ताकत का संतुलन बना रहेगा और भविष्य में कोई जंग नहीं होगी। साथ ही नी मिंगजुए के शामिल होने से कबीले के उन बुजुर्गों के मुंह भी बंद हो जाते जो मेंग याओ के बैकग्राउंड पर उंगली उठा रहे थे। ये एक बेहतरीन सियासी चाल थी, लेकिन लैन शिखेन ये सब सिर्फ सियासत के लिए नहीं, बल्कि दिल से उन दोनों को अपना भाई मानने की वजह से कर रहे थे। इसके बावजूद लीडर नी मिंगजुए को मेंग याओ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लैन वांगजी ने कड़वा सच कबूल करते हुए कहा, वे सिर्फ मेरे भाई के बार बार मिन्नत करने पर ही इस रिश्ते के लिए तैयार हुए हैं। वे यिंग ने एक हल्की सी सीटी बजाई। तो ये बात है, मेंग याओ ने तुम्हारे भाई को अपने चंगुल में बुरी तरह जकड़ रखा है। उनकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, फिर भी लैन वांगजी को एक गहरी मायूसी ने घेर लिया। उन्हें लगा कि बड़े भाई के सियासी फैसलों में दखल न देकर उन्होंने गलती की और भाई को जानते बूझते एक जाल में फंसने दिया। अगर ये भाईचारा तय हो जाता तो मेंग याओ को वो रुतबा और पहचान मिल जाती जिसकी उसे तलाश थी। यानी मेंग याओ के पास भले ही ज्यादा मददगार ना हो, लेकिन जो एक है वो बहुत ताकतवर है, वे यिंग ने चाय के प्याले से खेलते हुए कहा। और अगर वो बाकी वारिसों को रास्ते से हटा दे तो वो खुद जिन्न कबीले का राजा बन बैठेगा। शियाओ शिंगचेन ने दोबारा ठंडी सांस ली। लेकिन ये सब अभी भी सिर्फ एक अंदेशा है, बिना सबूत हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। सोंग लैन ने वे यिंग की तरफ देखते हुए एक अहम सवाल उठाया, पर वो तुम्हें रास्ते से कैसे हटाएगा? अगर वो इन कत्लों का इल्जाम तुम पर मढ़ना चाहता है तो उसे सरेआम तुम पर तोहमत लगानी होगी। उसे मालूम है कि उसका पिछला हमला नाकाम रहा और तुम चौकन्ने हो। वो जंग में तुमसे जीत नहीं सकता, तो फिर उसका अगला कदम क्या होगा? इस बात ने सबको खामोश कर दिया। कुछ पल बाद वे यिंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल जिन्न कबीला कोई सीधा हमला नहीं करेगा। मेंग याओ अपनी जगह पक्की करने में मसरूफ होगा और जिन गुआंगशान अपने बेटे की शादी की तैयारियों में।
लैन वांगजी ने हामी भरी। वेई यिंग ने उनका हाथ थामकर उन्हें खड़े होने में मदद की। हालांकि लैन वांगजी के जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वेई यिंग को ये बात नहीं बताई। उन्हें वेई यिंग का इस तरह ख्याल रखना और उनका छुअन बेहद पसंद आ रहा था। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस सर्दी को सुकून से गुजारने पर होना चाहिए। वेई यिंग ने सबको ढांढस बंधाया। जाने से पहले सोंग लैन ने लैन वांगजी को अगली शाम शतरंज के खेल के लिए अपना वादा याद दिलाया। बाहर निकलते ही लैन वांगजी ने चुपके से पूर्वजों के प्रार्थना कक्ष की तरफ कदम बढ़ाए। वे हफ्तों से वहां नहीं गए थे, लेकिन वेई यिंग की नज़रों से बचना नामुमकिन था। उन्होंने फौरन उनका हाथ थाम लिया। लैन जान, वेई यिंग ने शरारत से डांटते हुए कहा, कहाँ भागे जा रहे हो? अगर वेन किंग ने तुम्हें आराम करने के बजाय तलवारबाजी करते देख लिया तो वो तुम्हें बिस्तर से बांध देगी। बिस्तर से बांधने की बात सुनते ही अचानक लैन वांगजी के जहन में कुछ अलग ही ख्यालात आने लगे। दिन के उजाले में ऐसे जज्बात आने पर उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और कान गर्म हो गए। उन्होंने फौरन उन विचारों को दिल के किसी कोने में छुपा दिया और दुआ करने लगे कि वेई यिंग उनकी इस चोरी को पकड़ न पाए। उन्होंने अपना गला साफ किया और खुद को संभालते हुए कहा, मैं पूर्वजों के प्रार्थना कक्ष में जाना चाहता था। उनके शौहर ने एक ठंडी सांस ली, लेकिन कोई ऐतराज नहीं जताया। वे भी उसी तरफ कदम बढ़ाने लगे। ये देखकर लैन वांगजी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि इस रस्म में भी वे उनके साथ थे। जब तुम ठीक हो रहे थे तब मैंने तुम्हारी जगह यहाँ हाजिरी लगाई थी। वेई यिंग ने दरवाजे का ताला खोलते हुए बड़े फख्र से कहा, कम से कम एक बार तो मैंने खुद अपने हाथों से भोग चढ़ाया था। उनकी इस मासूम जिद पर लैन वांगजी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए और बोले, बहुत खूब, तुम्हें बधाई हो। अरे वाह, मेरे शौहर मुझसे ही मजाक कर रहे हैं। वेई यिंग ने चिढ़ाते हुए दरवाज़ा धकेला, वो भी अपने आदरणीय सास ससुर के सामने। लैन वांगजी के कुछ बोलने से पहले ही वे कमरे के अंदर चले गए। प्रार्थना कक्ष हमेशा की तरह साफ सुथरा था। मेज की तरफ इशारा करते हुए वेई यिंग बोले, देखो, मैंने सबके लिए सूखे मेवे रखे थे और अपने माता पिता के लिए वाइन भी। फिर उन्होंने लैन वांगजी के माता पिता की नेम प्लेट की तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराए। मैंने तुम्हारे माता पिता को भी वाइन चढ़ाने की सोची थी, लेकिन वे कबीले के कड़े नियमों को मानने वाले हैं, इसलिए शायद पीते न हो। पर क्या मौत के बाद भी वे 3000 नियम मानते होंगे? लैन वांगजी का मन तो हुआ कि वे हमेशा की तरह आंखें मटका दें, लेकिन उनके दिल में प्यार की गर्माहट और बढ़ गई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेवों का भोग भी काफ़ी है। तुम्हारा शुक्रिया। वेई यिंग ने उन्हें गद्दे की तरफ ढकेला। जल्दी करो, यहाँ बैठो ताकि वे तुम्हें देख सकें कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। लैन वांगजी अदब से घुटनों के बल बैठ गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी गैरहाजिरी को लापरवाही समझा जाए। उन्होंने तय किया कि वे कल और ज्यादा इबादत करेंगे। आज वेई यिंग ने अगरबत्ती जलाई। दोनों कुछ पल खामोश बैठकर उठते हुए धुएं को देखते रहे। जब तुम्हें होश आया तब मैं यहाँ आया था। वेई यिंग की आवाज़ अचानक भारी हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया। वे अपने माता पिता की नेम प्लेट को देखते हुए बोले, मैंने उनसे कहा था कि तुम एक छोटी बच्ची को बचाते हुए जख्मी हो गए हो, इसलिए वे थोड़ा सब्र रखें। जैसे ही तुम ठीक होगे खुद यहाँ आओगे। उनकी आवाज़ थोड़ी कांपने लगी। मैंने उनसे दुआ की थी कि अगर वे कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ तुम्हें जल्दी ठीक कर दें। मुझे नहीं पता कि वे मेरी आवाज़ सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मांगने में क्या हर्ज है। लैन वांगजी ने उनकी बात को गहराई से महसूस किया और नरमी से कहा, मुझे यकीन है कि वे सुन सकते हैं। वे आज भी तुम्हारी खुशी और भलाई की फिक्र करते हैं। एक माँ का प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। वेई यिंग ने अगरबत्ती की राख झाड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके पोते पोतियां आने वाले हैं। वे यकीनन इस बात पर फख्र करेंगे। लैन वांगजी ने सोचा कि वेई कबीले का नाम अब इन्हीं बच्चों के जरिए आगे बढ़ेगा। वे और वेई यिंग मिलकर इन बच्चों को अच्छे कल्टीवेटर्स और नेक इंसान बनाएंगे। वैसे लियू देशी और झो कियाओ हुई अपना पुराना सरनेम नहीं बदलना चाहते, वेई यिंग ने बैठते हुए बताया। उन्हें अपने माता पिता की थोड़ी बहुत यादें हैं, इसलिए वे अपना नाम नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वे हमारे कबीले का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं। लैन वांगजी ने उनकी बात समझते हुए सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूँ। क्या हुआंग मिंग्यू का भी यही ख्याल है? जो बच्चे बड़े थे उनके पास अपने परिवार की यही एक आखिरी निशानी थी और लैन वांगजी उनसे उनका यह हक कभी नहीं छीनना चाहते थे। वेई यिंग ने ना में सिर हिलाया और उनके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। उसका परिवार अच्छा नहीं था। आयु वहां से भाग आया क्योंकि उसके वालिद उसे बहुत मारते थे, भूखा रखते थे और जानवरों की तरह काम कराते थे। वो अपने वालिद को याद भी नहीं रखना चाहता, इसलिए वो कोई दूसरा सरनेम लेना चाहता है। ये सुनकर लैन वांगजी के दिल में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यही बेहतर होगा। ऐसा इंसान इस काबिल नहीं कि उसका नाम आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया। वे जानते थे
कि वे दुनिया के हर बेसहारा बच्चे की तकदीर नहीं बदल सकते, फिर भी उनके दिल में एक कसक थी। वे सोचने लगे कि इस कबीले में कुछ और बच्चों के लिए भी जगह हो सकती है। गोद लेने के बाद उनके 10 बच्चे हो जाएंगे, जो एक अच्छा खासा परिवार था, लेकिन उनके पास इतने साधन थे कि वे दर्जनों बच्चों का सहारा बन सकते थे। वे और वेई यिंग मिलकर उन अनाथ बच्चों को एक नया आशियाना, माँ बाप का प्यार और भाई बहनों का साथ दे सकते थे। वेई यिंग ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, जैसे वे उनके दिल की बात समझ गए हों। बाकी छोटे बच्चों का कोई खानदान नहीं है, इसलिए वे वेई सरनेम रख सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे पूर्वज भी इन बच्चों की बेबसी देखकर हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। बच्चों को एक नाम और पहचान मिलनी ही चाहिए, लैन वांगजी ने नरमी से कहा। एक बच्चे के लिए इस दुनिया में बिना परिवार के जीना बहुत बड़ी सजा है। इन बच्चों को एक नाम, एक मुकम्मल घर और सरकारी बही खाते में एक मुकाम मिलना चाहिए, ताकि वे कभी खुद को लावारिस न समझें। लैन वांगजी ने कल रात की बात याद करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कबीले का कोई बही खाता, रजिस्ट्री है? वेई यिंग ने चौंक कर अपना गाल खुजलाया। बही खाता? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया। पहले सिर्फ मैं और मेरे माता पिता ही तो थे, और उनके लिए ये प्रार्थना कक्ष ही काफी था। हमें अब एक बही खाता बनाना चाहिए, लैन वांगजी ने जोर देकर कहा। वेई यिंग हंस पड़े। हाँ, तुम्हारी बात सही है। अब जब 10 बच्चे हमारे साथ हैं, तो उनका हिसाब रखने के लिए कोई रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक घबराहट आई। लेकिन अगर इन सबकी शादियां हो गईं और बहुत सारे बच्चे हो गए तो इतने सारे पोते पोतियों के नाम हम याद कैसे रखेंगे? वेई यिंग इस सोच से ही थोड़े परेशान दिखे, लेकिन लैन वांगजी का दिल इस खूबसूरत ख्याल से बाग बाग हो गया कि कभी उनके घुटनों पर उनके पोते पोतियां खेल रहे होंगे। वे मुस्कुराए और बोले, हम सब याद रखेंगे। वेई यिंग ने राहत की सांस लेते हुए हामी भरी। मेरे शौहर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक मुकम्मल बही खाता बनाएंगे। उसमें बच्चों के जन्मदिन, उनके कल्टीवेशन के नाम और आगे चलकर उनकी शादियां और उनके बच्चों के नाम भी दर्ज करेंगे। उन्होंने खाली दीवारों को देखते हुए हैरानगी से कहा, एक दिन यहाँ पूरा वेई कबीला फल फूल रहा होगा। लैन वांगजी समझ रहे थे कि उनके शौहर भविष्य के उस मंजर को देख रहे हैं जब यहाँ उनके बच्चों और पोते पोतियों की नेम प्लेट होंगी। हालांकि अपनों को बूढ़ा होते और दुनिया से जाते देखना एक अमर इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, फिर भी इस दर्द में एक मीठा एहसास था। वे हर बच्चे को अमर तो नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्हें एक खुशहाल जिंदगी और मोहब्बत करने वाला परिवार जरूर दे सकते थे, और मौत के बाद वे सब यहीं अपने पूर्वजों के साथ सुकून से रह सकेंगे। लैन वांगजी इस सफर के लिए तैयार थे। तभी वेई यिंग के चेहरे पर फिर से मायूसी की एक परत छा गई। उन्होंने उदासी भरी हंसी हंसते हुए कहा, लोग मुझे यिलिंग पैट्रियार्क, कबीले का बड़ा कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मुझे एक कबीला संभालना आता ही नहीं। मैं इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? शादियां और कल्टीवेशन की पढ़ाई का इंतजाम कैसे करूंगा? मुझसे तो एक बही खाता तक नहीं संभलता। उन्होंने लैन वांगजी की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट बिखेरी, जिसमें उदासी भी थी और एक नई उम्मीद भी। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास मदद के लिए तुम जैसा शौहर है। लैन वांगजी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने आगे बढ़कर वेई यिंग का हाथ थाम लिया और अपनी उंगलियां उनकी उंगलियों में फंसा दी। उनके शौहर ने भी उनका हाथ पूरी ताकत से भींच लिया। मैं भी बहुत खुश हूं। लैन वांगजी ने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा सच कभी नहीं बोला था। वे सचमुच बेहद खुश थे। अगर जंग के मैदान में उस टेंट के भीतर वेई यिंग से उनकी मुलाकात न हुई होती तो शायद वे कभी यिलिंग पैट्रियार्क को ढूंढने यहां तक नहीं आते। अगर ये जंग न होती तो वे हमेशा के लिए क्लाउड रिसेसेज में ही रह जाते। शायद कभी शादी न करते और न ही बच्चों को गोद लेते। दफान वेन कबीले के लोग, शियाओ, शिंगचेन और सोंगलैन, उनके लिए हमेशा अजनबी ही रह जाते। ये ख्याल ही लैन वांगजी का दिल दहला देने के लिए काफी था कि वे इस मुकम्मल जिंदगी को पाने से चूक सकते थे। वे सोचने लगे कि भले ही वेन रोहान के जुल्मों को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी वजह से ये जंग न छिड़ती तो वे कभी वेई यिंग को जान ही नहीं पाते। चलो अब, वेई यिंग खड़े हुए और लैन वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए, वरना वेन किंग हम दोनों को बहुत डांटेगी। लैन वांगजी ने उनका सहारा लिया और दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लैन वांगजी ने गंभीर होकर कहा, मैं कल से लाइब्रेरी में बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू करूंगा। मैं पूरे वक्त बैठा रहूंगा और खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। वेई यिंग ने आंखें मटकाते हुए लाचारी का नाटक किया। अगर वेन किंग ने तुम्हें डांटा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, बल्कि हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊं ताकि बच्चे तुम्हारे ऊपर न चढ़ें। ये सुनकर लैन वांगजी का दिल खुशी से झूम उठा। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। दोनों ने अभी तक साथ मिलकर बच्चों को नहीं पढ़ाया था। चूंकि वे इन बच्चों को अपनाने वाले थे, इसलिए मिलकर ये जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल सही फैसला था। वेई यिंग ने मंत्र पढ़कर दरवाजे को बंद किया और लैन वांगजी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं एक अच्छा बाप बनना सीख जाऊंगा, तुम देख लेना।
लैन वांगजी ने दोबारा उनके हाथ को अपने हाथों के बीच थामते हुए कहा, मुझे इस बात पर कभी कोई शक नहीं था। उन्होंने जो कहा पूरे दिल से कहा था।